हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ बायोलॉजी की क्लास के साथ। यानी कि साइंस की सीरीज हमारी लगातार चल रही है और आप लोग हमको बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो आप और भी ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ हम जुड़ते हैं। तो आज हमारी साइंस में बायोलॉजी की क्लास होगी। मैंने आपको बताया था कि मंडे में हम बात करेंगे फिजिक्स की, वेडनेसडे में बात यानी कि बुधवार में बात हम केमिस्ट्री की करते हैं, और हम फ्राइडे बात करते हैं आपके बायोलॉजी की। तो लगातार सीरीज जारी है, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा और आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। पेशेंस, क्योंकि भारत में क्या है, हर एक अलग चीज है। ठीक है, जैसे अगर आप सिग्नल पे भी जाते हैं, ठीक है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है और आप अपनी गाड़ी को खड़ा रखते हैं ना, तो पीछे वाला हार्न बजा बजा के पता नहीं कैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहा है, लगातार आपका क्या हार्न बजा बजा के आपको हटवाई देगा। ठीक है, तो रेड सिग्नल पे व्यक्ति रुक जाता है और ग्रीन सिग्नल क्या होता है, आदमी को आगे बढ़ा देता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है बायोलॉजी की क्लास, यानी कि आप इसको ग्रीन सिग्नल समझिएगा, क्योंकि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और लगातार आपके सामने सीरीज क्या है, प्रस्तुत हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे। ठीक है, यहाँ से तो पहला प्रश्न है हमारा कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो होता है वो बना होता है, वो किससे बना होता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो किससे बना होता है, अस्थियों से बना होता है, शारीरिक अंगों का होता है, त्वचा मांसपेशियों का होता है, या अंगों का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें ये प्रश्न पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। यानी कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपकी त्वचा है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे शरीर में जो एवरेज जो भाग होता है वो किससे बना होता है, वो आपकी जल से बना होता है। किससे बना होता है, जल से बना होता है। ठीक है, जल से बना होता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम बात करें मानव शरीर की, चलिए यहां से बात करते हैं मानव शरीर की। तो मानव शरीर में अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्रतिशत होता है 60 से 70%। क्या होता है, 60 से 70% होता है मानव शरीर में जल की मात्रा। अगर ओवरऑल औसतन अगर बात करते हैं तो 60 से 70% हमारी जल की मात्रा होती है। अब इसमें हम तीन कैटेगरी में इसको बांट देंगे। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में जब हम इसको चेंज कर देंगे, तो तीन कैटेगरी में हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या था, नवजात शिशु। ठीक है, जब हमारा जन्म होता है तो हम नवजात शिशु होते हैं। फिर हम आता है वयस्क पुरुष, और फिर आती है वयस्क स्त्री। तो देखिएगा सभी में जल की प्रतिशतता जो होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि सब में जो जल का माध्यम होता है वो कैसा होता है, आपके अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो देखिएगा नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें 75% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, जब वयस्क पुरुष की बात करते हैं तो इसमें आपका कितना होता है, 60 से 65% होता है। ठीक है, उसके भार का होता है, यानी कि हमारे शरीर के भार का 75% नवजात शिशु में होगा। जब हम वयस्क हो जाएंगे तो उसके भार का कितना, 60 से 65% जो भाग होता है वो किससे बना होता है, जल का बना होता है। वयस्क स्त्री की बात करेंगे तो 55 से 60% होता है। कितना होता है, 55 से 60% होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अधिकतम जो भाग जो बना होता है वो किससे बना होता है, जल से बना हुआ होता है, और ये हमारे भार का होता है। यानी कि हमारा जितना भी भार होता है उसका 75% होता है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो 60 से 65% होता है, और 55 से 60% होता है। तो ये जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, व्यक्ति के शरीर के भार पर डिपेंड करता है, यानी कि वेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अधिकतम जो भाग होना होता है वो किससे, जल से बना होता है। अगर हम जल की बात करें तो जल का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी प्रश्न कई बार पेपर बनता है कि हम जल के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर हम साइंस की भाषा में ओवरऑल बात करें कि जल जो होता है आपका, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस की भाषा जल को हम कहते हैं हाइड्रो। हाइड्रो के नाम से जानते हैं। तो किसी भी अध्ययन को समझने के लिए उसके आगे क्या लगा देते हैं, लॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है, यानी कि हाइड्रोलॉजी। अगर आपने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है, बायोलॉजी का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो उसमें देखिएगा। हमने आपको बताया भी है कि बायोलॉजी हमारी होती क्या है। इसके अंतर्गत जीवित प्लस मृत दोनों लोगों का अध्ययन करते हैं, उसको बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सब कुछ हमने आपको बताया है। तो अगर बात करेंगे जल, तो जल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D2O। ठीक, और एक फार्मूला क्या होता है आपका, D2O।
तो एक होता है आपका भारी जल और एक होता है आपका साधारण जल, जिसे हम H2O कहते हैं। H2O की बात करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और D2O की अगर हम बात करेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं भारी जल। और भारी जल की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, उरे ने खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप इस कॉन्सेप्ट को। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अधिकतम जो भाग होता है वो किससे बना होता है, आपका जल से बना होता है। ठीक है, ओके। कह रहे हैं स्तनधारियों में श्वसन किससे होता है, तो भाई हम भी एक स्तनधारी हैं और हम अपना श्वसन किससे करते हैं, तो सभी को पता है कि हम अपना श्वसन करते हैं किससे, तो हम अपना श्वसन करते हैं किससे, फुस्फुस यानी कि फेफड़ों के द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। त्वचा के द्वारा कौन करता है, तो त्वचा के द्वारा आपका केचुआ करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर स्तनधारी की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी की बात करेंगे तो ब्लू व्हेल, यानी कि ब्लू व्हेल। ठीक है, सबसे बड़ी स्तनधारी है आपकी। कितनी मीटर लंबी होती है, तो अगर हम बात कर लें तो 180 मीट्रिक टन इसमें वेट होता है। और अगर यहाँ से हम बात करें कि इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 33 मीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि पृथ्वी पर समुद्री है, तो समुद्री सबसे बड़ा स्तनपाई है, स्तनधारी है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा पृथ्वी पर कौन है, तो आपके हाथी को भी हम इसकी श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है जो, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपके ब्लू व्हेल के नाम से उसको हम जानते हैं। ओके, रक्त क्या है, तो रक्त क्या है ये हमें बताना है। और आपके ऑप्शन है, एक संयोजी ऊतक है, एक उपकल्पित ऊतक है, उपयुक्त दोनों है, उपयुक्त में से कोई सा नहीं है। तो कैसा है, रक्त जो है वो क्या है आपका ब्लड, तो ब्लड की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक संयोजी ऊतक है, कैसा है आपका संयोजी ऊतक है। अगर हम बात करेंगे तो क्या है, एक संयोजी ऊतक है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऊतक अगर हमें अपने शरीर में ऊतकों का निर्माण है तो सबसे ज्यादा किसका सेवन करना चाहिए, तो पनीर के सेवन से सबसे ज्यादा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। टिश्यूज के नाम से इनको हम जानते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है हमारा, रक्त समूह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया और आपका ओ हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें बाद में एक रक्त समूह और जोड़ दिया गया, एक रक्त समूह और जोड़ दिया गया जिसे हमने कहा रक्त समूह ए बी। क्या नाम दिया, रक्त समूह ए बी का नाम दिया, जो इसके बाद में जोड़ा गया। तो अगर पूछा जाता है कि रक्त समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह ओ की खोज किसने करी, तो हम कहते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने की। लेकिन अगर ऑफिशियल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त समूह एबी की खोजकर्ता कौन है, तो रक्त समूह एबी के खोजकर्ता कौन है, तो रक्त समूह एबी के खोजकर्ता को याद रखिएगा, स्टैनले। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इनको। और ओ को हम क्या बोलते हैं, तो ओ को हम सर्वदाता बोलते हैं। और बात अगर हम करते हैं कि हम एबी इसको क्या बोलते हैं, यानी कि एबी को क्या बोलते हैं, तो एबी को हम सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। और ओ को क्या बोलते हैं, तो ओ को बोलते हैं सर्वदाता के नाम से जानते हैं। एबी की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि एबी की खोजकर्ता कौन है, स्टैनले क्या है, एबी के खोजकर्ता है। अब अगर हम बात करेंगे कि इसी में क्या होता है, रक्त प्रसंचरण आपका होता है, तो रक्त प्रसंचरण की खोज किसने करी, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज करी, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी, विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी, तो आपके विलियम हार्वे ने की थी। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, देखेंगे आगे हम इसके बारे में भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में अभी तक। तो अगर हम बात करेंगे, देखिएगा 2 अध्ययन होते हैं जो बिल्कुल सेम ही कैटेगरी में होते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी,
और अगर मैं पूछूं कि एक रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, तो दोनों देखिएगा कोई ज्यादा सा अंतर नहीं है। हेमेटोलॉजी किसे कहेंगे, हेपेटोलॉजी किसे कहेंगे, बस इतना सा हमको समझना है। अगर हम बात करेंगे कि ब्लड का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, तो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी कहते हैं। और यकृत के अध्ययन क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में ही हमारे प्रश्न बनते हैं। तो रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, और ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, तो इसको हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में आपके, आप मनुष्य हैं तो आपके हृदय में कितने कक्ष होंगे, यानी कि हृदय में कितने कक्ष होंगे आपके, 4। ठीक है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम हृदय के अध्ययन को, कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। 29 सितंबर को हम हृदय दिवस के रूप में बनाते हैं। तो हृदय दिवस कब बनाते हैं, 29 सितंबर को बनाते हैं। हृदय जो हमारा होता है वो एक बार में, ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हम 1 मिनट की बात अगर कर लें, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है तो सभी को पता है, यानी कि 72, यानी कि 72 बार क्या होता है, धड़कता है। कितने, 1 मिनट में 72 बार जो है वो धक धक करता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि हृदय कभी आराम भी करता है, तो बिल्कुल हृदय हमेशा दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। तो हृदय कब आराम करता है, 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। ठीक है, तो हृदय आपका आराम करता है। अगर बिल्कुल हृदय आराम कर गया तो क्या होगा, हम ऊपर चले जाएंगे, हमें मुक्ति धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर बिल्कुल हृदय आपका काम कर गया, ठीक है, काम करना उसने बंद कर दिया। तो 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस के रूप में बनाते हैं। तो देखिएगा शरीर में क्या आता है, हमारे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, हार्ट अटैक कैसे आता है, ओके, तो देखिएगा अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे शरीर में खून का दौरा, यानी कि खून, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करेंगे, जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो क्या होता है, हमें हृदय घात हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, आपके ब्लड सर्कुलेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण। किस नाम से जानते हैं इसे हम, तो रक्त परिसंचरण के नाम से इसको हम जानते हैं, और इसी को हम ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब हमारे शरीर में खून का दौरान जो होता है वो क्या होता है, जम जाता है, तो हमें क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। तो इसके लिए आपको एक औषधि लेनी पड़ेगी, और हमारे हृदय जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो हृदय के बारे में हमने सब जानकारी यहाँ से देखी है। ठीक है, अब प्रश्न है कि हृदय कब आराम करता है। मैंने अभी आपको बताया कब आराम करेगा, 2 धड़कनों के बीच में क्या करेगा, आराम करेगा। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से उसको हम जानेंगे। ओके, जब एक व्यक्ति क्या है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते हैं तो सामान्य उसका रक्त दाब, यानी कि रक्त का दाब क्या होता है, बढ़ता है, घट जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो देखिएगा जब हमारा रक्तचाप होता है, रक्त क्या होता है, 120/180 होता है आपका। ठीक है, और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, इसको मापने वाला जो यंत्र है उसको हम कहते हैं स्फेग्नो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो बीपी को जो मापते हैं, किससे मापते हैं, स्फेग्नो मैनोमीटर के नाम से उसको हम जानते हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि उसका रक्तचाप जो होता है, जितना व्यक्ति वृद्ध होता चलाएगा उसका रक्तचाप जो होता है वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्फेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, ओके, कोई डाउट हो आप लोगों को, कोई परेशानी है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करेंगे। देखिएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तचाप जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सामान्य रक्तचाप
कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 होता है। परंतु इससे अधिक होने पर रक्तदाब, जबकि 120/80 का निम्न दाब होता है, रक्तदाब को स्पेग्नोमैनोमीटर, अभी मैंने आपको बताया किस यंत्र से मापते हैं, तो स्पेग्नोमैनोमीटर यंत्र से नामक मापते हैं किसको, हम रक्तदाब को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिएगा पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन की होती है, आयरन की होती है, वसा की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। अगर विटामिन की बात करेंगे तो देखिएगा विटामिन जो हमारे होते हैं, तो विटामिन को किसने खोजा था, तो विटामिन को खोजा था कैसिमिर फंक ने खोजा था। कैसिमिर फंक ने विटामिन को खोजा था। अब विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं और एक घुलनशील किस में होते हैं, तो एक आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं ADE, और जल में अगर बात करेंगे तो B और C। आप सभी विटामिन के केमिकल नेम याद करिएगा, हम तो आपको एक एक करके याद कराएंगे, तब तक आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा हमारे साथ में, है ना। और विटामिन की खोज करी कैसिमर फंक ने करी। ऐसे कई सारे वैज्ञानिक हैं जो विटामिन से अपना संबंध रखते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से जो प्रतिक्रियाशील हुए थे, यानी कि जो पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे, उनको हम कहते हैं कैसिमर फंक के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो बी और सी, ADEF। ठीक है, तो पालक के पत्तों की बात है तो कौन सा सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है। आयरन के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 26 हमारा आयरन का परमाणु क्रमांक है। तो देखिएगा बी और सी, ठीक है, बी और सी, तो बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं। सी क्या होता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसमें क्या होता है, सी होता है आपका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ADEK की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे 2-3 प्रश्न यहाँ से विटामिन से पूछूं कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, पहला पॉइंट सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। दूसरे अगर पॉइंट की हम बात यहाँ से करें कि सब्जियों को धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, सब्जियों को धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आप हमें बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि सब्जियों को धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है और सनशाइन विटामिन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पालक के पत्तों में क्या होता है, आयरन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन जो होती है वो दूध में पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रोटीन है दूध में पाई जाती है, दूध का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है ना। दूध का रंग कैसा होगा, तो दूध का रंग हल्का सा पीला होता है, लाल रंग नहीं होता दूध का। ठीक है, क्या होती है, प्रोटीन होती है कैसीन। तो ये भी बन सकता है कि कैसीन जो होती है वो क्या है, तो कैसीन एक प्रोटीन है। दूध का रंग किसके कारण पीला हो सकता है, हल्का पीला हो सकता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। मायोसिन, अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की बात हम करते हैं तो रक्त का रंग रेड किसके कारण होता है, लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ओके। अगर हम और भी अगर बात करेंगे, जैसे गाजर का रंग हो गया, पपीता हो गया, आपका सेब हो गया, ये कैसे कैसे होते हैं तो वन बाय वन हम सभी को देखेंगे। अभी के लिए आपका दूध, अगर हम बात करेंगे दूध से दही बनने की क्रिया जो होती है वो कैसी क्रिया है, दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं किण्वन, इस नाम से जानते हैं किण्वन। लेकिन दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन दूध से दही का बनना यानी कि क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपके किण्वन कहते हैं। दूध का रंग हल्का पीला होता है, जिसमें कौन सी प्रोटीन होती है, आपके कैसीन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होगी, तो कैसीन नामक प्रोटीन होगी। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण होता है। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना होता तो रंग कैसा होता, तो आपका जो रंग होता वो कैसा होता, वो चमकीला होता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असंतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक अबंध होता है,
ठीक है, तो असंतृप्त जो हमारे, ठीक है, असंतृप्त जो बसाए होते हैं उसके लिए दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके राइट हैं। असंतृप्त बसाओं की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त बसाओं की संरचना में केवल एक अवंध होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह हमारा जो पहला ऑप्शन है वही क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? टिन होती है, तांबा होती है, जस्ता होती है, एल्यूमिनियम होते हैं। अगर हम बात करेंगे इंसुलिन की, तो देखिएगा इंसुलिन की जो खोज करी थे तो 1921 में दो भाइयों ने करी है जिनका नाम है बेटिंग और बेस्ट। तो किसने की है? बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। और इंसुलिन जो आपके जो उत्पन्न होता है वो किसमें होता है? आपके अग्नाशय। अग्नाशय जो हमारा होता है, अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई तो हमें कौन सा रोग होगा? अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से रोग हो रहा है तो हमारे शरीर में इंसुलिन की अधिकता से भी रोग होता है। तो अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा? तो होगा हमें मधुमेह, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज। ये तो आपकी कमी से हो रहा है, यानी कि एक कमी हो रही है माइनर। अगर इंसुलिन की शरीर में अधिकता हो गई तो कौन सा रोग होगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। क्योंकि कमी से सभी को पता होता है, लेकिन आप अधिकता से अगर बात करेंगे तो क्या होगा? तो हाइपरग्लाइसीमिया रोग होगा इंसुलिन की अधिकता से। कमी से क्या होगा? मधुमेह होगा इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन को खोजा 1921 में बेटिंग व बेस्ट ने खोजा था। और इंसुलिन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय की बात करेंगे तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो भाई पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो पहली सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लीवर के नाम से जानते हैं, उसको हम यकृत के नाम से जानते हैं, उसको हम जिगर के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। लेकिन दूसरी क्या है आपके? ठीक है, पैनक्रियाज है, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। तो इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो अग्नाशय में होता है। इसके लिए जो आवश्यक जो धातु है वो क्या है आपका? जिंक बोले या जस्ता बोले, जैडन बोले। ठीक है, ये क्या है? एक आवश्यक धातु है। इंसुलिन मधुमेह दिवस की बात करेंगे, कब बनाते हैं मधुमेह दिवस? तो जिस दिन हम भारत में बाल दिवस के रूप में बनाते हैं तो उसी दिन हम क्या बनाते हैं? मधुमेह दिवस बनाते हैं। 14 नवंबर को हम मधुमेह दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए, तो आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। दोबारा फिर से हम मिलेंगे। आपको मैंने टाइम टेबल बताया ही है, हर वीडियो में बताया है कि मंडे को क्या होगा। तो मंडे को देखिएगा फिजिक्स। ठीक है, वेडनेसडे को क्या होगा? तो वेडनेसडे को होगी केमिस्ट्री। और अगर बात करेंगे कि फ्राइडे को, तो आज हमने जो देखा वही हम देखेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। क्या देखेंगे? बायो। तो आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा आने वाले पेपर में ज्यादा बड़ी श्रृंखला हमारी नहीं है, 10-10 प्रश्नों की है। और कुछ दिनों के बाद इसको हम 15 करेंगे, फिर हम 20 करेंगे, फिर 30 करेंगे। ऐसे लगातार क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी? बढ़ती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।